नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता अर्थात कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम मध्यमान प्रमेय के बारे में जानेंगे कि मध्यमान यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इन प्रमेयों को समझेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए मध्यमान प्रमेय को समझते हैं क्या होती है। मध्यमान प्रमेय दो भागों में बांटी गई है, रोले की प्रमेय, रोलेस थ्योरम, या कह सकते हैं दूसरी प्रमेय जो है वो है लैग्रेंजियस की मध्यमान प्रमेय यानी कि लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो प्रमेय होती हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम से बिलोंग करती हैं। तो ये दो अलग अलग थ्योरम्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं रोले की प्रमेय के बारे में, रोलेस थ्योरम। रोले की प्रमेय कहती है कि एक फलन एफ, एक जो फलन है एफ है, बंद अंतराल क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं। जब बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो क्लोज इंटरवल होता है, जब छोटा ब्रैकेट लगा होगा तो क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल होता है। तो बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि क्या की शर्तें हैं, कुछ 3 शर्तें दे रखी हैं। पहली शर्त दे रखी है कि एफ एक्स इस क्या कहते हैं क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a, b में सतत होना चाहिए। एफ एक्स जो फलन है वो ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जब ये तीनों शर्तें मान्य हो जाएंगी, मतलब सेटिस्फाई कर जाएंगी, तो एक बिंदु सी खुले अंतराल यानी ओपन इंटरवल a, b में इस प्रकार अवश्य होगा कि उसका अगर एफ डैश कहते हैं फंक्शन वैल्यू उसकी निकाली जाए उस बिंदु की और उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ऐसा एक बिंदु अवश्य होगा अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो। अब इसका क्या कहते हैं ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलेस थ्योरम। तो क्या होता है, यदि फलन एफ एक्स a, b ओपन इंटरवल a, b में परिभाषित है, अर्थात फलन बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे हैं a, एफ ए और b, एफ बी के मध्य सतत और अवकलनीय है, मतलब दोनों शर्तें शुरुआत की जो है वो सेटिस्फाई हो जाए तो है, तथा a और b के बीच स्थित वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा है। अगर माने कि a और b एक रेखा है, इसमें मतलब रेखा क्या होती है, बहुत सारे बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे बिंदु होंगे, हर बिंदु पर अद्वितीय अलग सी एक रेखा स्पर्श रेखा हो, किसी की भी स्पर्श रेखा समान ना हो, मतलब इसकी खींचेंगे तो अलग होगी, इसकी खींचेंगे थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो परंतु हो डिफरेंस, तो अद्वितीय स्पर्श रेखा कहलाती है, खींची जा सकती है। और ए तथा बी की कोटियां बराबर हों, ए की कोटि जो निकाले हम बिंदु ए की, वहीं बी की कोटि होनी चाहिए बराबर है, तो वक्र पर ए तथा बी के बीच कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक भी जा सकते हैं, कम से कम एक बिंदु सी स्मॉल सी एफ सी ऐसा अवश्य होगा कि जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक वक्र खींचा गया है, ए बी ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में एक बिंदु सी दे रखा है, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक क्या कहते हैं, ये एक्स अक्ष के समांतर होगी एकदम, ठीक। तो ये एक शर्त, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या होते हैं, ऐसे कौन से फलन होते हैं जो रोले की प्रमेय को पालन करते हैं। पहला होता है बहुपदी फलन, प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी बहुपदी फलन होते हैं और साइन थीटा कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सतत और अवकलनीय होते हैं, ठीक। तो एक बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होता है। दूसरा एग्जाम्पल, साइन थीटा और कॉस थीटा प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरा, tan थीटा इस बिंदु मतलब x बराबर प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 और डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब 1 2 3 5 आगे 7 फिर 9 फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर सतत नहीं होता। सिर्फ यही एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर tan थीटा सतत नहीं होता, बाकी अन्य सारे बिंदुओं पर सतत और अवकलनीय होता है। और चौथा होता है लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में सतत एवं अवकलनीय होते हैं नहीं होते हैं। जो इनका प्रांत होता है, प्रांत और परिसर मैंने आपको बताया था, उसमें ये कभी भी सतत और अवकलनीय नहीं होते हैं और हर जगह पे हो सकते हैं।
क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं होता है परंतु सतत हमेशा होता है। अगर आप देख लें इसकी वैल्यू अगर कभी आप निकालें तो एक्स बराबर जीरो पर होता, क्या कहते हैं, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं होता। और सॉरी एक गलती हो गई कि लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में सतत और अवकलनीय नहीं होते की जगह होते हैं, ये होते हैं, सॉरी मैंने गलत लिख लिया था। यहाँ पर ये अवकलनीय होते हैं, लघुगणकीय फलन सतत और अवकलनीय दोनों होते हैं अपने प्रांत में। सिर्फ प्रांत के बाहर यानी परिसर में ये अवकलनीय सतत इनकी कोई गारंटी नहीं, परंतु अपने प्रांत में जब तक रहेंगे तब तक सतत और अवकलनीय अवश्य होंगे। तो इस प्रकार हमने रोले की प्रमेय को समझा। ये उसका जो कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर है कि इस प्रकार होता है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि एक्स अक्ष जो एक बिंदु हमने सी लेते हैं वो एक्स अक्ष के समांतर कैसे होता है, वो आपने देख लिया। ठीक, आइए दूसरी प्रमेय की ओर बढ़ते हैं, लैग्रेंज की मध्यमान प्रमेय यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या होती है, यदि कोई फलन एफ एक्स, इसमें दो कंडीशंस हैं, इसमें तीन थी, इसमें दो ही हैं। अंतराल एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत है और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अवकलनीय है। वहीं लगभग सतत, इसमें बस ये पॉइंट हट गया है, बाकी वही है दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये पॉइंट नहीं होगा इसमें, अब करनी है तो कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी का मान यहाँ पे जीरो आता था परंतु यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो यही वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर लें तो ये और ये एफ बी यहाँ पे एफ बी लिख दें तो एफ बी माइनस एफ बी जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश सी का मान जीरो हो जाता था। अब अगर बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू इस प्रकार निकालिए। ये लगभग लैग्रेंज थ्योरम से अगर हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं, रोले की थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम से रोले की थ्योरम प्रूफ की जा सकती है, क्योंकि बस ये कंडीशन जब रख देंगे तो एफ डैश सी का मान भी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसकी ज्यामितीय अर्थ पे समझते हैं क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। माना फलन एफ एक्स ए कॉमा बी पे सतत एवं क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अवकलनीय है, तो फलन के वक्र पर दो बिंदु ए और बी लेते हैं। फलन का एक जो वक्र होगा, ये वक्र दो बिंदु ए और बी लेते हैं, होता तो बहुत बड़ा है पर हम ये दो बिंदु ही लेंगे, ए और बी लेते हैं। जीवा ए और बी की प्रवणता, ये जो इसकी जीवा खींची जाए इसकी प्रवणता कुछ ऐसे निकाली जाती है, एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ बस ये सूत्र से हटा के यहाँ पर जीवा ए बी की प्रवणता लिख लेंगे। ठीक, लैग्रेंज प्रमेय से अंतराल ए कॉमा बी में एक बिंदु सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश, ये हम देख चुके हैं पहले ही, तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीवा ए बी की प्रवणता, जिसको कह सकते हैं बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जीवा ए बी की स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, जैसे इसमें कहा गया तो ये इस अक्ष के समांतर है, ये इस जीवा के समांतर होगा, जो जीवा हम लेंगे उस जीवा के समांतर आएगा एफ डैश सी। ठीक, एफ डैश सी समांतर आएगा, तो अतः अंतराल क्या कहते हैं क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में एक बिंदु इस प्रकार होगा कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर होगी। वही बात है, यहाँ पर ये था और यहाँ एक बिंदु ऐसा होगा, इन दोनों के ए और बी के बीच में ऐसा एक बिंदु होगा जो एक्स अक्ष के समांतर होगा। इसमें कहा गया है कि इस जीवा के क्या कहते हैं इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा बिंदु होगा जो इस जीवा के समांतर होगा, बस इतना ही अंतर है, लगभग एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने रोले की प्रमेय भी समझ ली और लैग्रेंज की मध्यमान प्रमेय भी समझ चुके हैं। तो आइए इस पर आधारित प्रश्नों को कल हल करते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 5.8 एनसीईआरटी बुक की, इसके ये शुरुआत के दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों को हल करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है फंक्शन जो कि x जहाँ पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2 के बीच में बिलोंग्स करता है के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो आइए इसे सत्य करते हैं। चूंकि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, इसलिए एफ एक्स क्लोज इंटरवल -4, 2 में -2 में सतत एंड ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा
तो अब निकालेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू। एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 2x+2। ठीक, अब एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब -4। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 16 प्लस का 16 माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 8। तो अब इसको हल करेंगे, तो माइनस का 8 प्लस का 8 गया कट, तो बचेगा 16 -4 है ना, हाँ, माइनस प्लस का गया 8 कट, यहाँ जो 16। अब F2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, 4 प्लस 4 प्लस 8, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 होगा। इसलिए एफ ए मतलब F-4 बराबर एफ बी, जो कि एक कंडीशन होती है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, ये भी हो गया सिद्ध। तो अब एफ डैश, इसलिए एफ डैश सी एक बिंदु ऐसा होगा जो 0 से बिलोंग करेगा। एफ डैश ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2c+2 = 0। तो ये वैल्यू दे जाएगी 2c = -2, c = -1। इसलिए c = बिलोंग्स टू -4, 2 में, इससे बिलोंग करता है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार रोले की प्रमेय सत्यापित हो गई, जो हमें करनी थी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या रोले की प्रमेय निम्न में से किसी पर भी लागू होती। ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, और इन उदाहरणों से क्या आप रोले की प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो पहले पार्ट को हल करते हैं एक एक करके। पहला पार्ट एफ एक्स। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि ये एक क्या कहते हैं इसको, ये पूर्णांक वाला होता है, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जहाँ x बिलोंग्स टू ये हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये हमेशा किसी भी पूर्णांक संख्या पर सतत नहीं होता, इसलिए क्योंकि एफ एक्स एक्स के पूर्णांक मानों पर असतत है, इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। क्योंकि सतत ही नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक, ये हो गया। सेम टू सेम वही बात इसमें भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्योंकि एफ एक्स = हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन है, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, क्योंकि एफ एक्स में एक्स के पूर्णांक मानों पर असतत है, इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर भी रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। और ये तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, वो भी सतत है कि वो मतलब लागू होती भी है कि नहीं, यही देखना है। तो एफ एक्स = x² -1, यहाँ x बिलोंग्स टू 1, 2 के बीच बिलोंग करता, जो कि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, इसलिए यह
1, 2 में सतत एवं को ओपन इंटरवल 1, 2 में अवकलनीय होगा। अतः एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ ए यहाँ पे ये है तो 1² - 1 = 0 और एफ बी की वैल्यू निकालते हैं तो अगर 2² - 1 4 में से 1 गया 3 बचा, जो कि एफ ए ≠ एफ बी, इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। क्योंकि यहाँ तीनों पोर्शंस में रोले की प्रमेय लागू ही नहीं होती, तो इसके विलोम को बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर लागू होती तो इसका विलोम भी देखते। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर विलोम, इस उदाहरणों से हम विलोम के बारे में, रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ नहीं बता सकते, कह नहीं सकते। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को भी फटाफट हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन दिया है बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर, एक सतत फलन है और f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है। तो इसको ये सिद्ध करना, तो इसका उल्टा मान चलेंगे। माना f - 5 = f5, ठीक। तो ये बराबर ये है, ये a, b है। यदि a, b आपस में बराबर हैं, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी, तो हम जानते हैं तो क्या होता है, तो अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा अस्तित्व में होगा जहाँ पर एफ डैश ही, तो अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ बिंदु सी होगा, जहाँ f' = 0, और चूँकि f' ≠ 0 दिया है, ये चीज़ हमें दे रखी है कि ये -x ≠ 0 होगा, तो -x ≠ 0 होने के कारण, जो कि बिलोंग्स टू ऑल होता है, इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 to 5, जो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करते हैं, इसलिए डैश नहीं, f - 5 नॉट इक्वल टू f+5। ये हमें सिद्ध करना, तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, लैग्रेंज प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में बिलोंग करता है, x का मान ये है जहाँ a = 1 और b = 4 है। तो इसे हल करते हैं। पहले नंबर पे तो सॉल्यूशन, क्योंकि f(x) एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदी फलन है, इसलिए f(x) f(x) 1, 4 में सतत एंड 1, 4 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो इसमें अवकलनीय होगा f', तो f(x) से बहुपदी फलन है, तो इसमें अवकलनीय है। अतः f(x) लैग्रेंज प्रमेय की शर्तों को पूर्ण करता है। अतः f(x) लैग्रेंज प्रमेय की शर्तों को पूर्ण करता है।
इन सारी शर्तों को पूर्ण करेगा तो हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 2x माइनस 4। ठीक, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम एक लैग्रेंज की तरीके से निकालेंगे कि एफ डैश सी क्या होगा। माना एफ डैश सी इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी होता है, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ फोर माइनस एफ वन अपॉन 4 माइनस 1। तो इससे निकालेंगे एफ डैश सी का मान। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा कि यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो 4 से कुछ 16, 16 माइनस 4, 4 से कुछ 16, 16 माइनस 16 ज़ीरो हो गया, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, एक एक कम एक, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस वाले प्लस का 6 बटे में 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 1 बचा यहाँ पे हल करने पर। ये एक एफ डैश सी का मान आ गया। और यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे एफ डैश सी का मान तो हो जाएगा 2c, एक्स की सी हो जाएगा 2c माइनस 4, इसलिए 2c माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 5, c इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 बिलोंग्स टू, जो कि बिलोंग करता है 1,4 के बीच में बिलोंग करता है। इसलिए लैग्रेंज प्रमेय सत्यापित होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों भी प्रूफ हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंतिम 2 क्वेश्चन बचे, इन दोनों को भी हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि लैग्रेंज प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में एफ एक्स ये है तो जहाँ a और b का मान दे रखे हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0 और के लिए ये बराबर ये ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करते हैं। सॉल्यूशन, क्योंकि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, इसलिए एफ एक्स 1,3 में सतत एवं 1,3 में अवकलनीय है, और अवकलनीय है तो अतः यह लैग्रेंज प्रमेय की सभी शर्तों को पूर्ण करता है। लैग्रेंज प्रमेय की सभी शर्तों को ये पूर्ण करता है, और पूर्ण करने के उपलक्ष्य में इसका मतलब पूर्ण हो गया। तो अब इसको हम निकालेंगे, थोड़ा हल करेंगे। तो अब एफ डैश एक्स निकालेंगे हम इसके लिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स निकल आया है। तो अब हम अपने तरीके से माना एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ होता है 3 3 27, 27 माइनस 9 45, 27 माइनस 45, 27 माइनस 45 और माइनस का 9, तो हो जाएगा माइनस का 54, 27 दूनी 54, माइनस का 27 बचेगा, माइनस का 27 माइनस का 27। अब 1 के लिए हल करेंगे। 1 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8, और 1 माइनस का 8 होगा माइनस का 7 प्लस का 7 बटे में 3 में से 1 गया, बचा 2, बचा माइनस का 20, माइनस का 10 बचेगा। तो माइनस का 10 ये आ गया। ठीक, और यहाँ पर 3c² माइनस 10c माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 10 हो गया।
सही आया। हाँ, माइनस का 3 सी स्क्वायर माइनस का ये माइनस का 10, तो इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। 3 सी स्क्वायर माइनस का 10 सी, और इधर आएगा प्लस का 10 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। 3 7 21 होता है, 21 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 10 आए। 7 3 21 होता है, तो हो जाएगा 3 सी स्क्वायर माइनस 7 सी माइनस 3 सी प्लस सॉरी माइनस का 3 सी, पहले लिखते हैं माइनस 7 सी और प्लस 7 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 सी कॉमन लेंगे तो C-1, यहाँ से -7 कॉमन लेंगे C-1 इक्वल टू 0। C-1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 3C-7 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। C इजक्वल टू एक बार 1 या C इजक्वल टू 7/3। तो C इक्वल टू 7/3 और C इक्वल टू 1, ये दो मान आए इसके। और जहाँ C इज इक्वल टू ये बिलोंग्स टू होगा 1, 3 के बीच में, छोटा ब्रैकेट है ना तो इसके बीच में होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही वैल्यू बिलोंग्स होगी। और ये हो गया, और ये तो सिद्ध हो गया, अतः लैग्रेंज सत्यापित हो गई। अब फिर से मानेंगे, अतः लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज प्रमेय सत्यापित हो गई। अब अतः F'(c), अतः ना लिखें, माना F'(c) इक्वल टू 0। अब ये F'(c) का मान निकाला तो हो जाएगा 3C-10C-3 इक्वल टू 0। 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ घटाने पर वो आ जाए 10। तो इसके ऐसे कोई गुणनखंड होंगे ही नहीं, जो कि इसके गुणनखंड ऐसे नहीं होंगे तो उसका श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र कहता है माइनस का बी, सॉरी बाहर बी माइनस का वी प्लस माइनस, श्रीधराचार्य सूत्र से माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC/2A। तो सी की वैल्यू आएगी 10 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 100 हो जाएगा माइनस का 4AC, ए इंटू सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 3 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बट्टे में 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 136, 136 हुआ। तो हम इसको नहीं गुणे प्लस में यहाँ तो 4 अगर कॉमन ले सकते हैं तो 25 बचेगा और बचेगा 9। 25 और 9 को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। हाँ, तो सी बराबर 10 प्लस माइनस 2 बाहर आया, अंडर रूट के अंदर 34 बचेगा और 10 में 6 तो कॉमन लिया तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 34 बट्टे में 3, जो कि नॉट बिलोंग टू 1, 3 के बीच में बिलोंग नहीं करती है। ये 1, 3 के बिलोंग, इसलिए सी का कोई भी मान 1, 3 के बीच में नहीं है, जिसके लिए F'(c) नॉट इक्वल टू 0। इसलिए सी का कोई भी मान 1, 3 के बीच नहीं है, इसलिए जिसके लिए, सॉरी यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, जिसके लिए F'(c) इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई मान नहीं है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन हमें सिद्ध कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या, यहाँ 2 छूट गया, 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापन अनुपयोगिता दिखाइए। तो पहला फलन दे रखा है हमें कि F' इज इक्वल टू हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन बिलोंग्स टू x, जहाँ x बिलोंग्स टू 5 से 9 के बीच, 5 से 9 तक बिलोंग करता है। तो जो कि पूर्णांकीय मानों के लिए असंगत है, जो कि पूर्णांक
पूर्णांकों के लिए असतत है। तो ये पूर्णांक मैंने जैसे पहले बताया था असतत है, अतः यह लैग्रेंज थ्योरम को लागू नहीं करता है। अतः यह लैग्रेंज प्रमेय लागू नहीं होती है। दूसरा पार्ट है एफ डैश इज इक्वल टू हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी है जहाँ x बिलोंग्स टू -2 से +2 के बीच में, जो कि पूर्णांकों के लिए असतत है। अतः यहाँ लैग्रेंज प्रमेय लागू नहीं होती। तीसरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 और यहाँ x बिलोंग्स टू 1, 2 के बीच में बिलोंग करता है, क्योंकि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है। इसलिए एफ एक्स 1, 2 में सतत और 2 में अवकलनीय है। इसलिए यह लैग्रेंज की शर्तों को पूर्ण करता है। अतः एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डैश सी निकालेंगे तो हो जाएगा F2 - F1 होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 -1 3 -0 बट्टे में 2 में से 1 गया 1 हो जा बराबर आया 3। एफ डैश सी का मान आ गया 3 और एफ डैश सी का मान 3 होने का 3 आ गया और एफ डैश सी का मान आएगा, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास आएगी -2x, यहाँ पर एफ डैश सी के -2c हो जाएगा 3, तो सी का मान आएगा -3/2, जो कि बिलोंग नहीं करता शायद, सॉरी -3/2 +2 होगा, +3/2 जो कि बिलोंग करता है 1, 2 में। अतः लैग्रेंज प्रमेय लागू होगी। यही हमें बताना था कि लैग्रेंज प्रमेय किस में लागू होगी, और सॉरी लैग्रेंज प्रमेय लागू क्या होगा, सत्यापित होती है। सत्यापित होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों समाप्त हो गए और यह प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको अगली प्रश्नावली के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।